नमस्कार प्यारे बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वर्ड्स। आज हम चालू करेंगे स्कोप सीरीज के लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 2। अच्छा, हमने फर्स्ट लेक्चर में फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, इम्पल्स का थोड़ा थोड़ा आइडिया वो सब डिस्कस किए थे, तो उससे हम आगे बढ़ेंगे। देखो, आज हम पहला चालू करेंगे जो है उसको बोलेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, जो कि सेकंड लॉ से आता है कि फ्रॉम न्यूटन second law to conservation of linear momentum। ये जो चीज है ये बेसिकली लॉस ऑफ मोशन का हार्ट है, मतलब इसी से सारा लॉ एक्सप्लेन करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, देखो इसको हम लोग शॉर्ट में बोलेंगे COLM। हम शॉर्ट में बोलेंगे COLM। अच्छा, सबसे पहला चीज हमको एक ही बॉडी के लिए, सिंगल बॉडी के लिए क्या मिला था कि कोई भी मास है m, जिसको मान लो लगाया गया F फोर्स, तो उसमें एक्सेलरेशन जनरेट हो गया a। तो मेरा फॉर्मूला था F इक्वल टू ma। ये सिंगल बॉडी के लिए बात हो रहा था। तो अब देखो, तो इसी लॉ को अगर अपन ठीक से लिखेंगे तो क्या ऐसे भी लिख सकते हैं m dv/dt, बिल्कुल सही। अच्छा, अब देखो तो क्या ddt ऑफ m भी लिख सकते हैं, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एक ही बॉडी है, इसका मास मतलब चेंज नहीं हो रहा है और स्पीड लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में बहुत कम है। ठीक, तो मास यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये m अंदर आ गया। तो अगर अपन P से लिखे लीनियर मोमेंटम, तो P इक्वल टू mv है। ठीक, तो यहां से आ जाएगा आपका F इक्वल टू dp/dt। अच्छा, dp/dt मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब देखो कि इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, तो क्या F जो कि एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स है, F एक्सटर्नल जो कि 0 है, तो 0 मतलब है आपका dp/dt, dp/dt। तो dp/dt अगर 0 है, किसका डिफरेंशिएशन 0 होता है? कांस्टेंट का। ddx ऑफ कांस्टेंट होता है 0। तो यहाँ पे dp/dt अगर 0 है तो p बन जाएगा क्या? p बन जाएगा कांस्टेंट। अच्छा, p बन गया कांस्टेंट, मतलब अगर बाहर से कोई भी फोर्स अप्लाई ना किया जाए तो लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है, मतलब इनिशियल भी जितना, फाइनल भी उतना। तो इसी को बोला जाता है कंजर्व्ड, मतलब पहले जितना बाद में भी उतना। मतलब इफ नो एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड टू, एक बॉडी भी हो सकता है और सिस्टम ऑफ बॉडीज भी हो सकता है, टू ए बॉडी और सिस्टम ऑफ बॉडीज, मतलब बहुत सारे बॉडीज है, सिस्टम ऑफ बॉडीज, देन इट्स लीनियर मोमेंटम, मतलब इन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, देन द लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी और द सिस्टम remains conserved। ठीक से लिख दो। ठीक, इसी को बोला जाता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम मतलब बाहर से फोर्स नहीं लगाया गया तो इनिशियल कितना मोमेंटम, बाद में भी उतना ही मोमेंटम। ठीक, अब यही स्टेटमेंट से, यही कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से आप फर्स्ट लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे? देखिए,
आप इसको थोड़ा उतार लो, मैं इसको थोड़ा टेढ़ा कर दो। चलो अच्छा, अब देखो कि मान लो एक ही सिंगल बॉडी का बात हो रहा है, एक सिंगल बॉडी है, सिंगल बॉडी है, तो बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लगाया गया। फ्रॉम COLM क्या F एक्सटर्नल अगर जीरो है, मतलब एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स अगर जीरो है, तो इसका लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट होता है, मतलब इनिशियल में जितना फाइनल में भी उतना ही होता है, मतलब इसका mv कांस्टेंट होता है। तो mv अगर कांस्टेंट तो v भी कांस्टेंट बाय m, अगर सिंगल बॉडी है तो उसका मास तो कांस्टेंट ही है, ये भी बन जाता है कांस्टेंट। इसका मतलब क्या कि जितना पहले वेलोसिटी था उतना ही बाद में, मतलब अगर इनिशियली अगर बॉडी रेस्ट में था, मतलब v अगर जीरो था तो फाइनली भी रेस्ट में ही रहेगा, मतलब v जीरो ही रहेगा। अच्छा, इफ इनिशियली अगर बॉडी 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था तो फाइनली भी 10 मीटर पर सेकंड से ही जाएगा, फाइनली भी v 10 मीटर पर सेकंड ही होगा, मतलब वेलोसिटी पहले भी जितना अभी भी उतना, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, डायरेक्शन भी सेम है, जो कि क्या है, जो कि है फर्स्ट लॉ कि अगर बाहर से कोई भी फोर्स ना दिया जाए तो पहले रेस्ट में रहा, बॉडी रेस्ट में ही रहेगा, और जो भी वेलोसिटी से चल रहा था, अगर चल रहा था, जो भी वेलोसिटी से चल रहा था वही वेलोसिटी से चलेगा। ठीक, यही था फर्स्ट लॉ। ठीक, अब देखो कि COLM से अपन थर्ड लॉ को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अच्छा देखो कि फ्रॉम COLM टू थर्ड लॉ, मैं दो बॉडी का बात करूंगा यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, मान लो कि कोई भी मास है, m1 मास है, ठीक, वो जा रहा है कितने से, u1 से, और ये m2 मास है जो जा रहा है किससे, u2 से। अब ये 1 को 2 को धक्का मारना है, बाहर से कोई फोर्स नहीं है, ये दोनों ही वेलोसिटी से जा रहा था। अगर इसको इसका धक्का मारना है तो क्या इसका वेलोसिटी, मतलब चेजिंग वेलोसिटी ज्यादा होगा, धक्का मारा, ठीक, तो इसने इसको लात मारा, m1 ने m2 को लात मारा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, और m2 ने m1 को लात मारा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, ठीक। अच्छा, दोनों ऑपोजिट है। अच्छा, अब सोचो इसने जाके इसको लात मारा, तो लात मारने के बाद जिसने लात मारा उसका घटेगा और जिसने लात खाया उसका बढ़ेगा, तो m1 का वेलोसिटी घट के कितना हो गया v1, और m2 का वेलोसिटी बढ़ के कितना हो गया v2, तो यहाँ पे v2 ग्रेटर देन v1। ये सारे कॉन्सेप्ट के बारे में हम कॉलिजन में भी बात करेंगे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे बाहर से कोई भी फोर्स मेरा कुछ नहीं काम कर रहा, ठीक, तो इनिशियल जितना मोमेंटम है फाइनल में भी उतना ही मोमेंटम है। तो इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कितना है, इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम होगा, ठीक। अब इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना है, क्या m1 u1 प्लस m2 u2, और फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम कितना है, क्या m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक। अब सोचो मैं अगर इधर उधर करूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा क्या m1 v1 माइनस m1 u1, इसको इधर लेके गया, और यहाँ पे माइनस m2 v2 प्लस m2 u2, ठीक। तो
यहाँ से बनेगा m1 v1 माइनस u1 माइनस m2 v2 माइनस u2। ठीक, अब मान लो कि t टाइम तक इन दोनों ने कांटेक्ट में रह के एक दूसरे को लात मारा, तो t इज टाइम ऑफ कांटेक्ट है, टाइम ऑफ कांटेक्ट है। तो यहाँ पे मैं दोनों साइड को अगर t से डिवाइड मार दूं तो ये क्या निकल जाएगा, v माइनस u बाई टी, जो कि एक्सेलरेशन है। ठीक, क्योंकि m1 a1 और ये माइनस m2 a2। ठीक, अब m1 a1 उसके ऊपर अप्लाइड वाला फोर्स से ही हुआ है, तो कितना है फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, और ये कितना है फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। देखो दोनों फोर्स का वैल्यू सेम है और माइनस क्या दिखा रहा है, ऑपोजिट, इक्वल ऑपोजिट। ठीक, तो एवरी एक्शन ये F12 को अगर अपन एक्शन मानते हैं तो ये एक्शन बनेगा F21। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं एवरी एक्शन हैज इक्वल इन वैल्यू ऑपोजिट इन डायरेक्शन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ठीक, ये कौन से लॉ से, ये थर्ड लॉ से, जो कि बेसिकली आता है सीओएलएम से, यही है थर्ड लॉ। ठीक, क्या मेरा बात धीरे धीरे समझ में आ रहा है आपको? अच्छा चलो, अब ये कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के कुछ छोटे छोटे एग्जांपल लेते हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा, फिर ये थर्ड लॉ का भी एग्जांपल लेंगे और उसके हॉट स्टार्ट प्रॉब्लम ये सब के बारे में बात करेंगे। अच्छा, आप यहाँ तक उतार लो, मैं इसको थोड़ा क्लियर करता हूँ। अच्छा देखो, अच्छा रॉकेट प्रोपल्शन छोटा सा भी आप बात करेंगे, लेकिन रॉकेट प्रोपल्शन बेसिकली होगा मास वेरिएबल प्रोसेस में, उसमें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, आपको मजा भी आएगा। अच्छा चलो, अब आते हैं सबसे पहले रिकॉइल ऑफ गन के बारे में बात करेंगे। रिकॉइल ऑफ गन, आर्टिलरी, कुछ भी। अच्छा, अब देखो कि मान लो ये एक गन है। अच्छा, अब ये जो गन है इसका इनिशियल मास है मान लो m। ये गन के लिए, आर्टिलरी के लिए, किसी भी चीज के लिए आप बोल सकते हैं। मान लो ये आर्टिलरी है, ऐसा कुछ है, फोर्स जैसा कुछ है जिससे तोप को मारा जाता है। अच्छा, ये m है मान लो, जो कि इनिशियल मास ऑफ गन प्लस बुलेट। ठीक, अच्छा अब ये इनिशियली तो गन रेस्ट में। अच्छा, अब यहाँ से गोली मारने के बाद ये गोली निकल गया, कितने मास का, m मास का, कितने वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से। ठीक, और उसके साथ साथ यहाँ पे रिकॉइल वाला झटका भी आया, कितना, v, जिसको अपन बोलते हैं मान लो रिकॉइल वेलोसिटी। ठीक, अच्छा जब गोली निकल गया तब इसका मास कितना बन गया, m माइनस m। ठीक, अच्छा अब देखो, अब ये इनिशियल टोटल मोमेंटम कितना था, सब रेस्ट पे था, तो इनिशियल टोटल मोमेंटम 0 है। अब फाइनल टोटल मोमेंटम क्या, एक बॉडी के लिए, दो बॉडी के लिए, दो बॉडी के लिए, इसके लिए और इसके लिए, इसके लिए पॉजिटिव, इसके लिए नेगेटिव। मैं मान लो इसको ओरिजिन पकड़ के इसको मैं पॉजिटिव ये डायरेक्शन को मान रहा हूँ, ये डायरेक्शन को नेगेटिव मान रहा हूँ, जो अच्छा लगे। वैसे आप एक को पॉजिटिव ले लो, दूसरा नेगेटिव ले लो। तो फाइनल टोटल मोमेंटम कितना है, एक है इसका, एक है इसका, तो
तो ये बन गया mu और ये बन गया, क्योंकि ये ऑपोजिट साइड में है तो m माइनस एम इंटू वी। ठीक, तो फ्रॉम COLM क्या निकलता है कि फ्रॉम COLM क्या इनिशियल इक्वल टू फाइनल, 0 इक्वल टू mu माइनस m माइनस में भी। ठीक, तो v कितना mu बाई m माइनस m। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात क्या है कि ये नीचे वाला मास जो कि मतलब गन से बुलेट निकलने के बाद गन का मास, उसको जितना भारी किया जाएगा, मतलब जितना भारी किया जा सकता है तो ये वेलोसिटी घटते जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे मान लो खुले हाथ से ऐसे फायर कर रहे तो ज्यादा मास उसको मिल नहीं रहा है, सिर्फ हाथ का मास मिल रहा है। अब उसी को अगर बॉडी के साथ ऐसे चिपका के फायर किया जा रहा है तो ये वाला मास भी उसके साथ ऐड हो रहा है, तो रिकॉइल वेलोसिटी घट जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो इसके साथ मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो यहाँ पे मैन है, ये गन है, उसके साथ यहाँ पे मैन है, ये मैन ने इसको पकड़ के रखा है। अच्छा ठीक, तो मैन ने पकड़ के रखा है तो ये एम मैन है और ये वाला सीन ही सेम सीन है कि यहाँ पर मैन ने इसको पकड़ के रखा है। अच्छा, तो ये एम निकल गया स्मॉल एम और ये बन गया आपका एम माइनस एम। ठीक, तो झटका मारेगा किसको, दोनों को मिला के पीछे झटका मारेगा। ठीक, तो यहाँ पे अगर मैन हाथ से इसको अच्छे से चिपका देगा बॉडी के साथ तो यहाँ पे रिकॉइल वेलोसिटी v है मान लो और ये u है मान लो, क्या बन जाएगा इनिशियल में 0 और फाइनल में बन जाएगा mu माइनस यहाँ पे m माइनस m, जो कि किसके साथ चिपका हुआ है, m मैन के साथ चिपका हुआ है, तो इनटू रिकॉइल वेलोसिटी, तो ये v बन जाएगा mu डिवाइडेड बाई m माइनस m प्लस m मैन। ये जितना बढ़ेगा तो उतना रिकॉइल वेलोसिटी कम होगा। ठीक, आया बात समझ में, जितना ये मैन का वेलोसिटी मतलब जितना चिपक के रहेगा उतना उसको मास ज्यादा मिल जाएगा तो उतना रिकॉइल वेलोसिटी कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखो यहाँ पे वही आर्टिलरी का भी डिस्कशन सेम ही होगा। अच्छा, यहाँ पे मान लो कि जो तोप निकल रहा है उसका मास है मान लो m1। ठीक, और ये जो आर्टिलरी है इसका मास बहुत ज्यादा है, मतलब मान लो 1000 किलो है और यहाँ से निकल रहा है 2 किलो का। ठीक, ये 1000 या मान लो 5000 किलो का है, तो इसका मास के हिसाब से ये मास बहुत कम है, तो ये मान लो इसका मास है m2 और ये m2 मच ग्रेटर देन m1 है। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छा लोड करने के बाद मास बन जाएगा m2 प्लस m1, फिर निकलने के बाद हो जाएगा ऐसे m1 ये m2 बन जाएगा। ठीक, ये खाली वाला सोचो आप, खाली वाला कैनन का मास है m2। ठीक, और ये तोप जो निकल गया उसका मास है m1। अच्छा, तो एक ही गोली इसमें लोड किया गया है तो इनिशियल मोमेंटम सबका मिला के कितना, इनिशियल मोमेंटम सबका मिला के 0 और फाइनल मोमेंटम मतलब एक ही तोप को यहाँ पे लोड किया गया था, ये खाली वाला आइटम का मास है, लोड करने के बाद इसका हो गया था m2 प्लस m1। ठीक, तो इनिशियल सब ब्रेस्ट पे था निकल गया, अब ये जा रहा है मान लो कितने से u से और ये वापस आ रहा है कितने से v से। ठीक, तो फाइनल मोमेंटम कितना बन गया, इसको पॉजिटिव मानेंगे तो ये नेगेटिव, तो m1u माइनस ये m2 इंटू v जो कि रिकॉइल वेलोसिटी है, तो इनिशियल इक्वल टू फाइनल, तो 0 इक्वल टू m1u माइनस m1v। अब क्वेश्चन आपको फिर से बोल रहा हूँ कि ये
इसको इस पे लोड किया गया, इनिशियल मोमेंटम सबका मिला के 0 है, फाइनल ये ही निकल गया, ये बीच में आ गया, ठीक। अच्छा तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा V जो कि m1u, ये m2 बाई m2, ये हो जाएगा रिकॉइल वेलोसिटी। सिंपल है। तो के लिए मान लो, इस गोले के लिए मान लो, किसी भी चीज के लिए मान लो, ऐसे ही इसका मैथमेटिकल मॉडल बनेगा, ठीक। अच्छा अब देखो, अब आते हैं एक और इलस्ट्रेशन लेते हैं, चलो। अच्छा एक बड़ा ही मजेदार इलस्ट्रेशन लेते हैं, चलो, कि टाइगर जंपिंग वाला बोलते हैं, चलो टाइगर जंपिंग। मान लो कि ऐसा से एक सवाल बनाते हैं कि एक टाइगर है, टाइगर, और यहाँ पे एक गन है, ठीक है। तो ये गन है, मान लो बड़ा सा गन है, कुछ भी, अच्छा। तो ये टाइगर मान लो इसका मास है 100 किलो का, ठीक। टाइगर थोड़ा भारी होता है। अच्छा ये टाइगर ऐसे जंप किया, मान लो कितने स्पीड से, मान लो 50 मीटर पर सेकंड, ठीक। अच्छा अब बोला गया है कि यहाँ पे एक फॉरेस्ट के आदमी था जो रेंजर है, जिसको उसको गोली मार के उसको रोकना है, वरना वो खुद मर जाएगा। अच्छा यहाँ पे मान लो एक एक गोली का मास है, मान लो 50 ग्राम, बहुत कम है, ठीक। तो उसको कितना गोली मारना पड़ेगा, और ये गोली का वेलोसिटी है मान लो 200 मीटर पर सेकंड, तो उसको कितना गोली मारना पड़ेगा ताकि टाइगर रुक जाए, ठीक। तो सोचो, तो इनिशियल मोमेंटम, ये राइट वाले को अगर पॉजिटिव मानेंगे तो लेफ्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा, और फाइनल मोमेंटम जब आके ये टाइगर गोली खा के रुक गया, तो फाइनल मोमेंटम कितना है कि फाइनल मोमेंटम सबका मिला के फाइनल मोमेंटम 0 है, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है टोटल सिस्टम का, देखो बाहर से कोई फोर्स वगैरह कुछ नहीं है, इस पे भी फोर्स लगाया जाएगा, इसमें भी फोर्स लगाया जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम में अगर राइट को पॉजिटिव मानो तो लेफ्ट वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम कितना है कि मान लो n गोली चलाया गया, ठीक। तो एक एक गोली का मोमेंटम इनटू n, तो एक एक गोली का ग्राम से केजी पे लाते हैं, इनटू कितना 200, ठीक। तो एक एक गोली का मोमेंटम इनटू n इक्वल टू टाइगर का मोमेंटम। अच्छा टाइगर किस साइड में जा रहा है, लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो टाइगर का मोमेंटम नेगेटिव बन जाएगा, मतलब 50 इंटू 100, ठीक। तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम है, तो क्या n इंटू 50/1000 है इंटू 200 माइनस 50 इंटू 100 इक्वल टू 0, ठीक। चलो काटते हैं, तो n इंटू 5 50 इंटू 100, तो ये 10, तो इनका वैल्यू कितना है कि 1000 गोली मारना पड़ेगा तब जाके टाइगर रुकेगा, ठीक। दोनों का मोमेंटम इक्वल हो जाए, या फिर आप सोच सकते हो इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम 0 होना है, ठीक। बात समझ में आया कि इसने गोली मारा, इसका मोमेंटम और इसका मोमेंटम इक्वल टू कितना होना चाहिए 0, ताकि फाइनली दोनों रुक जाए। अच्छा चलो अब आते हैं, चलो एक थर्ड लॉ का थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि थर्ड लॉ क्या है।
कि थर्ड लॉ तो कि एक बॉडी पे ऊपर जितना फोर्स लगाया गया बॉडी उतना ही फोर्स दूसरे पे लगाएगा। अच्छा, उससे पहले आपको थोड़ा आइडिया दे देते हैं कि फोर्सेस कैसे कैसे कैटेगरीज का बनता है। मतलब फोर्स को अपन अगर कैटेगराइज करें तो कैसा कैसा, देखो सबसे पहला कुछ फोर्स होता है टच वाले, कुछ फोर्स होता है ना टच वाले। जैसे टच वाले क्या है, टच वाले है आपका कांटेक्ट फोर्स, और ये बिना टच वाले जो कि नॉन कांटेक्ट फोर्स। ठीक, अच्छा, अब और भी होता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स एक बना देते हैं न्यूक्लियर, एक है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एक है वीक न्यूक्लियर फोर्स। ठीक, जो मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ाया जाता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच जो मेसन होता है उसके वाले फोर्स, और दूसरा न्यूक्लियर के जो अट्रैक्टिव वाले फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो सब के बारे में पढ़ाया जाएगा बाद में। तो ये कांटेक्ट फोर्स कितने प्रकार के हैं, एक है टेंशन। अच्छा, टेंशन क्या है, किसी भी चीज को मान लीजिए वायर अभी ढीला है, कोई टेंशन नहीं है, जब इसको खींचा जाएगा जिस तरफ खींचेंगे उसके ऑपोजिट में जो फोर्स काम करता है उसको बोलते हैं टेंशन। मान लो ये हाथ है, मेरे हाथ को किसी ने खींचा, तो इस तरफ अगर खींचेगा तो उल्टे में एक फोर्स काम करके उसको रोकने की कोशिश करेगा। ठीक, अगर नहीं रोकने की कोशिश करता तो हाथ खुल के बाहर चला जाता। ठीक, तो इस तरफ काम करता है टेंशन, मतलब जिस तरफ फोर्स उसके ऑपोजिट में। हम बात करेंगे कुछ देर बाद ही बात करेंगे टेंशन एफबीडी सब करेंगे। तो पहला है टेंशन जो कि टच में ही होता है, दूसरा है फ्रिक्शन जो कि घसीटने वाला। ठीक, ये मार्कर से मैं ये बोर्ड पे लिख रहा हूँ तो यहाँ पर फ्रिक्शन है इसीलिए लिख पा रहा हूँ। ठीक, या फिर किसी भी घसीटने वाला सीन पर फ्रिक्शन काम करता है। तीसरा है नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा, ये नॉर्मल रिएक्शन का सेंस आपको बहुत अच्छा होना चाहिए कि नॉर्मल रिएक्शन मतलब देखो नॉर्मल का टेंडेंसी क्या है कि मान लो ये मेरा हाथ है, ये जमीन है, तो मेरा हाथ का नॉर्मल चाहता है कि जमीन दबोच जाए और जमीन चाहता है कि मेरा हाथ दबोच जाए। मतलब ये इस पे देता है, ये इस पे देता है। ठीक, फ्रिक्शन मान लो किसी भी चीज को आप ऐसे घसीट रहे हो तो ये बॉडी को फ्रिक्शन खींच के पीछे लेने की कोशिश कर रहा है और ये बॉडी ग्राउंड को सामने खींचने की कोशिश कर रहा है। ये दोनों फ्रिक्शन, फोर्स हमेशा पेयर में रहता है, एक फोर्स एक्शन दूसरा रिएक्शन। अच्छा, अब ये टेंशन तो मान लो ये आप किसी भी ब्लॉक को ऐसे रस्सी से खींच रहे हैं तो आप ऐसे फोर्स दिए तो उल्टा टेंशन आ गया। ठीक, बात समझ में आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे एक चीज समझना है कि नॉर्मल का डायरेक्शन हमेशा से जिस सरफेस का दो साइड रहेगा उसके साथ परपेंडिकुलर लेना है। चलो एक एग्जांपल से आपको बताते हैं कि मान लो ये एक डंडा है, ये एक डंडा है, तो ये चीज का दो साइड है तो इसके साथ परपेंडिकुलर लो। ठीक, और यहाँ पे ये चीज का दो साइड है, इसके साथ परपेंडिकुलर लो। ठीक, बात समझ में आ रहा है कि जिसका दो साइड रहेगा उसके साथ परपेंडिकुलर लेना है और नॉर्मल हमेशा पेयर में रहेगा। ये बॉडी का नॉर्मल जमीन को दबोचने की कोशिश कर रहा है और जमीन का नॉर्मल इसको दबोचने की कोशिश करता है। ठीक, ये तीनों कांटेक्ट फोर्स है। अब अच्छे से समझना, जितने भी कांटेक्ट फोर्स है जो कि टच में है, अल्टीमेट फोर्स क्या है कि अल्टीमेट फोर्स वहां पे क्या, ये सोचो मैं ये हाथ से ये हाथ को यहाँ पे ऐसे रखा हो तो नॉर्मल काम कर रहा है, तो ये जो नॉर्मल है तो अल्टीमेट किन किन में टचिंग है,
टचिंग है जो कि आपके हाथ के बाहर वाले जो कि एटम्स है उसके बाहर के न्यू मतलब इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट और इसके इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में फोर्स है। ठीक, तो जितने कांटेक्ट फोर्सेस है सब इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसा कुछ है और कभी इलेक्ट्रिसिटी अकेले नहीं रहता, तो इसीलिए उसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा तब मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा, मतलब मूविंग चार्ज जहाँ पे रहेगा मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो मूविंग है, तो इसीलिए हमेशा मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। तो इसको हम लोग एक साथ में बोलते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जितने भी कांटेक्ट फोर्सेस है सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का है। अच्छा, नॉन कांटेक्ट फोर्स में क्या क्या आता है? क्या आता है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि दोनों बॉडीज में बहुत दूर दूर तक ही काम करता है और जिंदगी भर से अट्रैक्ट करता है। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखो, मतलब मान लो कि यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, यहाँ पे एक प्लस चार्ज है, तो दूर दूर पे ही रिपेल करेगा। यहाँ पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे माइनस चार्ज, दूर दूर पे ही रिपेल करेगा। यहाँ पे प्लस चार्ज है और यहाँ पे माइनस चार्ज है, तो ये दूर दूर से ही अट्रैक्ट करेगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अच्छा, अब मैग्नेटिक फोर्स जितने हैं, मैग्नेटिक फोर्स मतलब नॉर्थ पोल तो दूरी से ही रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल दूरी से ही अट्रैक्ट करता है। तो ये सारे नॉन कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स है और ये सारे कांटेक्ट फोर्स है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स सारे नॉन कांटेक्ट हैं। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि कोई भी फोर्सेस मतलब जो एक्शन रिएक्शन पेयर है, कि जो थर्ड लॉ है ना, थर्ड लॉ, तो हमेशा एक्शन रिएक्शन पेयर इसमें होना चाहिए। सेम नेचर ऑफ फोर्सेस में भी होता है। ठीक, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं। अच्छा, यहाँ तक समझ में आपको, इसको थोड़ा क्लियर करते हैं। चलो आगे बोलते हैं। अच्छा, सोचो एक बहुत बड़ा मिस्टेक जो मैंने बहुत स्टूडेंट्स में देखा है कि एक चीज को सोचते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, जो कि वास्तविकता में नहीं है। देखो, ये मान लो एक ग्राउंड है, तो ग्राउंड के ऊपर ये टेबल है, इसके ऊपर एक किताब को रखा गया, तो ये किताब को अर्थ तो अपने तरफ खींच रहा है, कितने वेट से mg है। ठीक, अब इसको उल्टे में ये ब्लॉक पे फोर्स किस तरफ काम कर रहा है? ऊपर में, जिसको अपन बोलता है नॉर्मल रिएक्शन, जो कि नॉर्मल रिएक्शन। तो आप सोचते हैं, मतलब जो सोचा जाता है कि ये दोनों तो इक्वल है, मतलब ये एक्शन, इसका ये रिएक्शन, ये सोचते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? क्या नॉर्मल फोर्स जो कि कांटेक्ट फोर्स है और ये mg जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक ही बॉडी पे ये और ये दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम है। ये अगर mg ज्यादा होता है, n कम होता तो के अंदर, और n ज्यादा mg कम होता तो ऊपर, दोनों ही नहीं होता है तो दोनों का वैल्यू सेम होता है। लेकिन क्या ये दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है? बिल्कुल नहीं। क्यों? देखो, ये ग्रेविटेशनल फोर्स, ये नॉर्मल रिएक्शन। ग्रेविटेशनल फोर्स नॉन कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट फोर्स है। क्या दोनों का नेचर सेम है? नहीं है। तो यहाँ पे एक्शन रिएक्शन पेयर कहाँ पे? सोचो, ये अपना धरती माता अर्थ, ये अर्थ बॉडी को ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रहा है, वैसे ही बॉडी भी अर्थ को इतने ही फोर्स से खींच रहा है। ठीक, तो ये हो गया इसका एक्शन रिएक्शन पेयर। ठीक,
क्योंकि एक्शन रिएक्शन पेयर हमेशा टू डिफरेंट बॉडी पे काम करेगा, एक ही बॉडी पे नहीं हो सकता है, टू डिफरेंट बॉडी, मतलब ये ब्लॉक को अर्थ खींच रहा है, अर्थ को ब्लॉक खींच रहा है, ठीक। दूसरा, ये बॉडी का नॉर्मल अर्थ को दबोचने की कोशिश कर रहा है और अर्थ का नॉर्मल बॉडी को दबोचने की कोशिश कर रहा है, ये हो गया एक्शन रिएक्शन पेयर, ठीक। क्योंकि दोनों का वैल्यू सेम है तो इसलिए अपन यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देते हैं mg और n, और बच्चे समझ जाते हैं कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, जो कि एक्चुअली में नहीं है, ठीक। क्या मेरा बात समझ में आया कि एक्शन रिएक्शन पेयर, पहला पॉइंट कि दोनों का नेचर सेम होना चाहिए, दूसरा पॉइंट कि दो अलग अलग बॉडी पे काम करते हैं, ठीक। जैसे एग्जांपल सोचो कि आप ऐसे जमीन पे चल रहे हो, तो आप दे रहे हो एक्शन, आपको फोर्स जितना मिल रहा है वो है रिएक्शन, ठीक। ये रिएक्शन की वजह से आप आगे जा पा रहे हो। रॉकेट से जो गैस छोड़ा जाता है नीचे, वो एक्शन है, तो उल्टे में होता है रिएक्शन, ऐसे। अच्छा, अब एक अच्छा से इलस्ट्रेशन लेते हैं, जो कि हॉट स्टार्ट प्रॉब्लम है, कि हॉट स्टार्ट प्रॉब्लम से थोड़ा एक्शन रिएक्शन का सेंस अच्छे से आता है। अच्छा, अब देखो, अच्छा एक्शन रिएक्शन के क्या एक बॉडी पे काम करता है? नहीं, अलग अलग बॉडीज पे काम करता है। चलो हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि हॉर्स कार्ट प्रॉब्लम क्या है। अच्छा, ये मान लो कि ग्राउंड है, कि ये है कार्ट, अच्छा, और यहाँ पे है अपना हॉर्स। ये हॉर्स है, मान लो उसका एक पैर, दूसरा पैर ऐसा, और यहाँ पे दो पैर। मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ ड्रॉ करने की। ये हॉर्स है, ठीक। अच्छा, ऐसा कुछ, ये हॉर्स है और ये कार्ट है, ठीक। अच्छा, ये लाइन लाइन जैसा दिख रहा है, क्या करें, मेरा ड्राइंग बहुत ज़्यादा खराब है, तो ऐसा कर देते हैं तो थोड़ा इज्जत बच जाएगा। चलो ऐसा है। अच्छा, अब सोचो कि ये हॉर्स, ये कार्ट को ऐसे मान लो F फोर्स से खींच रहा है, ठीक। तो क्या ये कार्ट हॉर्स को भी F फोर्स से ही खींचेगा? बिल्कुल खींचेगा। तो ये कार्ट पे लग रहा है F ऐसे सामने, तो ये हॉर्स पे भी लग रहा है, ठीक। तो F जो कि है, इसको F1 बोलते हैं, और ये भी F1 ही हो जाएगा, मतलब फोर्स अप्लाइड बाय हॉर्स ऑन कार्ट, जो कि फोर्स अप्लाइड बाय कार्ट ऑन हॉर्स। कार्ट हॉर्स को पीछे खींच रहा है और हॉर्स कार्ट को आगे खींच, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे ये होना चाहिए था कि ये भी आगे जा रहा है, इसका मास को m मान लो, इसका मास को मास ऑफ हॉर्स मान लो, तो ये आगे जाना चाहिए था। तो इसका एक्सेलरेशन क्या बन जाता है कि f, ऐसे इसको mc मान मास ऑफ कार्ट मान लेते हैं, और ये एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट, और ये एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स क्या बन जाता आपका पीछे की तरफ कि फोर्स बाय मास ऑफ
हॉर्स। ठीक, तो अल्टीमेट क्या हो जाता, दोनों के करीब आके हॉर्स कार्ट पे चढ़ जाता या दोनों पे धक्का लग जाता। ठीक, ये होना चाहिए था। ठीक, अच्छा, तो यहाँ पे ऐसा तो नहीं होता है कि हॉर्स कार्ट पे चढ़ जाए और कार्ट के जितने चीजें सामान है सब तोड़ के वहीं पे दोनों ऐसे बैठ जाए रुक के, ऐसा तो नहीं होता है। तो क्या यहाँ पे हम और फोर्सेस को नहीं देख पा रहे? क्या फोर्सेस को नहीं देख पा रहे? देखो, क्या यहाँ पे देखो, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा अच्छा लगेगा आपको। यहाँ पे हॉर्स ऐसे जमीन पे धक्का मारता है। ठीक, तो उसको उसका रिएक्शन मिलता है एफ, मान लो ये एफ रिएक्शन मान लेते हैं। ठीक, हॉर्स ऐसे जमीन पे धक्का मार रहा है, उसको ऐसे, मतलब हॉर्स जमीन पे धक्का मार रहा है, उसको रिएक्शन मिल रहा है। अब ये रिएक्शन का दो पार्ट है। ठीक, अब ये रिएक्शन का ये पार्ट को मान लो एफ हॉरिजॉन्टल मान लेते हैं। ठीक, ये रिएक्शन का ये मान लो अगर थीटा है तो एफ आर कॉस थीटा है, तो ये अगर थीटा है जो कि एफ आर कॉस थीटा है। ठीक, तो अगर अपन सिर्फ हॉर्स को देखें तो ये हॉर्स पे क्या क्या फोर्सेस लग रहा है। हॉर्स पे ये अगर सिर्फ हॉर्स की बात करें तो हॉर्स पे ऐसा रिएक्शन जिसका यहाँ पे एफ एच और ये एफ वर्टिकल, हम वर्टिकल मोशन की बात नहीं करेंगे, फोर्स की बात नहीं करेंगे क्योंकि तो ऊपर नीचे कोई मोशन हो नहीं रहा है। तो इसका जो एफ वर्टिकल जो कंपोनेंट है वो हॉर्स के वेट को बैलेंस करे और कुछ नहीं। तो यहाँ पे ऐसा ये अब उल्टे में क्या काम कर रहा है। अच्छा, ये एफ वर्टिकल है, अब खुद ड्रॉ करके देते हैं। ये एम जी है, ये यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन मानेंगे तो हॉर्स के पैर पे फ्रिक्शन वगैरह सब निकाल सकते हैं, लेकिन हम ऊपर वाला ये इसको मतलब फ्रिक्शनलेस ही मान के चल रहे हैं। मतलब हॉर्स के जो पैर है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब बहुत छोटे से जगह पे। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन को ले रहे हैं। अच्छा, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे। तो यहाँ पे फोर्स ऑन हॉर्स है। अच्छा, अब देखो, अब लग रहा है इस तरफ एफ। ठीक, तो हॉर्स का सामने वाला एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, ये माइनस ये बाई हॉर्स का मास। ठीक, एम हॉर्स मतलब एफ एच माइनस एफ बाई मास ऑफ हॉर्स। ठीक, ये अब यहां पे देखो, यहां पे अगर अपन कार्ट पे आते हैं तो कार्ट पे क्या क्या लग रहा है। ये कार्ट है, कार्ट का जो पहिया है ये तो यहाँ पे फ्रिक्शन मान रहे घिसाई वाला एफ जो कि फ्रिक्शन ऑन कार्ट है, और सामने कितना है, ये एफ है। तो इसका एक्सेलरेशन कितना बन जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट जो कि इसको एम कार्ट मान लेते हैं, एफ माइनस एम कार्ट, सॉरी एफ माइनस फ्रिक्शन बाई एम कार्ट। ठीक, अब दोनों को अगर साथ साथ ही जाना है तो क्या एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स इक्वल टू एक्सेलरेशन ऑफ कार्ट होना चाहिए। मतलब ये F माइनस एफ सी बाई एम सी, एफ एच माइनस एफ बाई एम एच। ठीक, बात क्लियर है। ये है सिंपलेस्ट आपका एनालिसिस।
अब इसको अगर थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ कर सकते हैं। कि आप सोचो कि यहाँ पे जो हॉर्स है, तो ये हॉर्स पे मैं आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ कि इसको और भी कॉम्प्लेक्स किया कैसे जा सकता है। देखो यहाँ पे रिएक्शन है हॉर्स पे, ठीक। तो यहाँ पे जो एफ एच है वो है एफ आर कॉस थीटा, और ये एफ आर साइन थीटा। अब उस पे नॉर्मल लग रहा है नीचे, इसका लग रहा है एम हॉर्स जी नीचे, इस पे फ्रिक्शन ऑन हॉर्स ऐसे मान सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे आपका बन जाएगा एफ आर साइन थीटा प्लस एन इक्वल टू एम एच जी। तो ये बन जाएगा एन इक्वल टू एम एच जी एफ आर साइन थीटा। तो यहाँ पे नेट सामने वाला हॉर्स का फोर्स क्या होगा, एक तो आपका फ्रिक्शन है, दूसरा कार्ट जो उसको फ्रिक्शन फोर्स से खींच रहा है वो एफ है। तो यहाँ पे एफ एच जो कि है म्यू हॉर्स का कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इनटू एन, मतलब म्यू एच इनटू एम एच जी एफ आर साइन थीटा, ये ठीक। तो यहाँ पे टोटल एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन ऑफ हॉर्स निकलेगा ए एच जो कि एफ आर कॉस थीटा माइनस एफ हॉर्स बाई एम हॉर्स, ये आ जाएगा। मतलब हम यहाँ पे क्या एज्यूम किए थे कि यहाँ पे फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शन लेस नेग्लिजिबल है, तो इसलिए सिर्फ एफ एच माइनस एफ बाई एम एच किए थे। अगर उसके फ्रिक्शन को भी लेना है तो वो एनालिसिस ऐसे बनेगा, तब ये एफ एच की जगह वो चीज पूरा यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। तो थोड़ा गंदा सा देखने में हो जाएगा। यहाँ पे तो सिंपल से ही हो रहा है, और ये एफ सी जो कि है आपका म्यू कट इंटू एम कट इंटू जी, ठीक। अगर इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश करें तो ऐसे भी सवाल को बनाया जा सकता है। इसमें थोड़ा हॉर्स का फ्रिक्शन भी है, इसमें कार्ट का फ्रिक्शन भी है, और ये जो हमने पहले एनालिसिस किया तो यहाँ पर हॉर्स का फ्रिक्शन को हमने निगलेक्ट किया है, लेकिन कार्ट का फ्रिक्शन को हमने लिया है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है, ठीक। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, देखो ये फोर्स दिया, उसको फोर्स मिला एफ आर, ये इसको खींच रहा है एफ, ये भी इसको खींच रहा है एफ। तो इसमें क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है जो कि एफ आर cos थीटा है, तो हॉर्स पे फोर्स के देखो, हॉर्स पे एफ एच है और यहाँ पे एफ है, तो उसका एक्सेलरेशन कितना बन गया, एक्सेलरेशन बन गया आपका एफ एच माइनस एम बाई एम एच। अभी कार्ट पे कितना है, ये माइनस फ्रिक्शन बाई एम सी हो गया, ठीक। ये बन गया एफ माइनस एफ, मतलब एफ जो कि कार्ट है फ्रिक्शन का, तो एफ माइनस एफ सी बाई उसका मास, और इसका ये, तो दोनों अगर साथ साथ जाना है तो दोनों ही साथ साथ, ठीक। और अगर हॉर्स के मतलब कंसीडरिंग द फ्रिक्शन बिटवीन हॉर्स का लेग, कंसीडरिंग फ्रिक्शन बिटवीन हॉर्स एंड ग्राउंड को अगर मैं कंसीडर करूं तो यहाँ पे ऐसे है, ठीक। तो थोड़ा यहाँ पे एक नया फ्रिक्शन भी आ जाएगा, तो उसका ये म्यू एन करके डाल देंगे तो आपको मिल जाएगा। मतलब यहाँ पे जो एफ एच है उसका वैल्यू वगैरह थीटा वगैरह सब यहाँ पे गिवन होना चाहिए। अच्छा, ठीक चलेगा। अच्छा, अब अगले सेगमेंट में हम किस पे जाएंगे, अगले सेगमेंट पे हम जाएंगे कि आपका एफबीडी के लिए हम थोड़ा कांस्टेंट का भी चर्चा करेंगे, कांस्टेंट का चर्चा करके एफबीडी पे आगे बढ़ेंगे, ठीक। आप यहाँ पे इसको प्रिपेयर कर लो, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।